अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो जिस ढंग से विरोध हो रहा है, जगह जगह विरोध किया जा रहा है अग्निपथ स्कीम का, कहीं ऐसा तो नहीं है इससे नुकसान हो रहा हो देश का, सेना का? जो आधुनिकरण की बात की जा रही है, क्योंकि दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई है, हमारा देश भी आगे बढ़े, विकास हो, सेना में भी आधुनिकरण आए, कहीं ये विरोध उसके लिए नुकसानदायक तो नहीं है, उसके आधुनिकरण में बाधक तो नहीं बन रहा है? देखिए, ये इस वक्त कहना मुश्किल है कि इस विरोध का सेना के आधुनिकरण पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो दर्शकों को बता दें कि हम ये चर्चा आखिर कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इसका आधुनिकरण से क्या लेना देना है, ये समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस पर काफी चर्चा हो चुकी है कि जो ये अग्निपथ स्कीम है और इसके तहत जैसे लोग 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे और उसके बाद सिर्फ 25% रिटेन किए जाएंगे 4 साल के बाद, और 75% जो है बाहर जाके और काम करेंगे। तो इसके पीछे कारण है, थ्योरी है। हालांकि सरकार ने या सेना ने इसको खुल के अभी बोला नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बोला नहीं है। और वो थ्योरी ये है कि जो पेंशन बजट होता है डिफेंस बजट का, वो बहुत ज्यादा होता है। पेंशन और सैलरीज मिला के जो है लगभग 70% डिफेंस बजट जो है उसका खर्चा होता है। तो यानी कि जो बचा कुचा लगभग 30% डिफेंस बजट होता है, वही मॉडर्नाइजेशन के लिए जाता है, कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए जाता है। कैपिटल प्रोक्योरमेंट क्या है? कैपिटल प्रोक्योरमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिससे सेना अपने बड़े मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स खरीद सके। ये बड़े मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? जैसे कि नए फाइटर एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान, या फिर सबमरीन्स, या जो है वॉरशिप्स, टैंक, आर्टिलरी गन्स, मॉडर्न आर्टिलरी गन्स। तो इस तरह का जो खर्चा होना होता है उसमें बहुत बाधा आती है, क्योंकि ज्यादातर, जैसा कि मैंने बताया आपको, खर्चा वो सैलरीज देने में और पेंशन देने में चला जाता है। लेकिन ये भी मानना कि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है आपको अपना बजट स्ट्रीमलाइन करने में, ये भी जो है बात हजम नहीं होती। क्योंकि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी प्लानिंग, इतने ज्यादा सोच विचार होता है इन चीजों में, तो आखिर क्या कारण है कि हम जो है अपना बजट ठीक तरह से स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाते। और कुछ साल पहले आपको पता ही है अशोक जी, कैसे OROP स्कीम आई थी, यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन। तो सरकार ने कहा था, इस सरकार ने, कि ये बहुत बड़ी चीज है, और उसका उनको पॉलिटिकली भी फायदा हुआ था। आप खुद पॉलिटिक्स कवर करते हैं, आप इस पहलू पर ज्यादा दर्शकों को हमें एक पर्सपेक्टिव दे पाएंगे कि कितना फायदा मिला था सरकार को OROP से। तो इसीलिए शायद सरकार खुल के ये पेंशन की बात नहीं कर रही है, क्योंकि अगर करेगी तो वो जो पॉलिटिकल फायदा मिला था रिटायर्ड लोगों से, वो उनके खिलाफ जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंटरनली यही सोच है कि किसी तरह आप अपना पेंशन बजट कम कीजिए, जो खर्चा पेंशन्स में होता है, सैलरीज में होता है, वो कम कीजिए, और उस पैसे को डाइवर्ट करिए और आधुनिकरण में डालिए। चलो, आधुनिकरण प्लान है क्या अभिषेक? मैं ये समझना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को यह बताइए, क्योंकि करीब 2 दशक से आप डिफेंस को कवर कर रहे हैं, आपको जानकारी है, लोगों से बातचीत होती है, तो आखिर आधुनिकरण का प्लान क्या है? क्योंकि देख, दुनिया के बहुत से देश बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत चीजें हो रही हैं, नई नई चीजें की जा रही हैं, और सेना के ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी सुरक्षा, चारों तरफ से सुरक्षा की जिम्मेवारी सेना के ऊपर है। तो सेना पे जितना मजबूती सेना को मिलेगी, उतना ही सबको फायदा है, पूरे देश को फायदा है। तो आधुनिकरण को लेकर के क्या प्लान है सेना के या सरकार के, वो बताइए जरा। देखिए, पिछले 20 साल से ज्यादा हो गया है कि ये प्लान्स जो हैं अभी भी पेपरों में हैं। कुछ चीजें इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, लेकिन कारगिल की लड़ाई के बाद बहुत सारी जो है जांच पड़ताल हुई थी, कारगिल रिव्यू कमेटी थी, और उसमें एक लॉन्ग टर्म प्लान बने थे। और उसी लॉन्ग टर्म प्लान का एक हिस्सा ये भी था कि कैसे एक लीन एंड मीन आर्मी या लीन एंड मीन मिलिट्री होनी चाहिए, यानी कि कम से कम लोग, लेकिन एक सक्षम और केपेबल फोर्स। अभी क्या है कि ये माना जाता है कि सेना में एक फ्लैब आ गया है। फ्लैब मतलब
वो हिस्सा जिसको आपके शरीर में जिसका कोई काम नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है, उस फ्लैब को कैसे हटाया जाए। तो ये सब जो अग्निपथ स्कीम वगैरह है वो उसी के इर्द गिर्द चलते जो है इम्प्लीमेंट करी जा रही है। लॉन्ग टर्म में ये प्लान है कि जो सेना की अभी खास करके मैं आर्मी की यहां बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए नेवी और एयरफोर्स तो छोटी फोर्सेस हैं। आर्मी 14 लाख की हमारी आर्मी है। ये माना जा रहा है कि इस 14 लाख की आर्मी को 10 लाख या 10.5 लाख तक कैसे लाया जाए। अगर वो हो सकता है तो आपका बजट भी बचेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, और एक ज्यादा एफिशिएंट फोर्स बन सकती है। और इसी के चलते जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो किस तरह के प्लेटफॉर्म्स हमें चाहिए। हमने सब देखा कि कैसे रफाल आया। तो एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट की जरूरत पिछले 20 साल से थी, लेकिन आ नहीं पा रहा था और कहीं ना कहीं अटकलें लग जाती थी। तो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में 36 रफाल आए। हालांकि जरूरत है 114 की अभी भी, एयरफोर्स का कहना है। तो मैं आपको ये समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपने पूछा कि ये आखिर आधुनिकीकरण का प्लान क्या है। तो ये सब उस आधुनिकीकरण के प्लान्स के एक हिस्से हैं। अभी भी 114 मॉडर्न एयरक्राफ्ट की जरूरत है। जी हां, रफाल आ गया है, लेकिन सिर्फ 36 यानी कि 2 स्क्वाड्रन। एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ गिरते जा रही है। सैंक्शन स्ट्रेंथ है 43 के आसपास की, वो गिर के आ गई है 30 तक। एक स्क्वाड्रन में करीब 18 जहाज होते हैं। तो अच्छी बात है कि रफाल आ गया है, लेकिन ये बात साफ है कि हम जो हमारी जरूरत है उसके आसपास अभी कहीं नहीं है। ऐसा ही जो है सबमरीन्स का प्लान काफी समय से चल रहा है। हालांकि उसमें जो है काफी रफ्तार भी पकड़ी हुई है। काफी नई सबमरीन्स आ रही हैं, कमीशन भी हो चुकी हैं। जो एक सबसे बड़ा एक नेवी का प्रोजेक्ट है वो है एयरक्राफ्ट कैरियर का। तो एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि एक समुद्र में चलता आप कह सकते हैं एयरपोर्ट, एयरबेस, समुद्र में चलता एयरबेस, जिससे कि आपके नेवी के फाइटर एयरक्राफ्ट जो है उड़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो हमारा दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इस साल जो है पूरी तरह से तैयार होगा और कमीशनिंग भी हो जाएगी उसकी, और वो इंडक्ट भी हो जाएगा। तो बहुत साल बाद ऐसा होगा कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना के पास होंगे जो एक साथ चलते रहेंगे। 2 की जरूरत इसलिए है कि अगर एक में मेंटेनेंस हो रही हो, सर्विसिंग का काम हो रहा हो, उसकी मेंटेनेंस का काम हो रहा हो, तो जो दूसरा है वो पूरी तरह से फंक्शनल हो। हालांकि नेवी का मानना है कि 2 नहीं, उनको 3 चाहिए। तो ये सब चीजें रैशनल आउट करनी पड़ेंगी कि आपकी जरूरत क्या है और उसको आपका खर्चा कितना है, आपके पास पैसा कितना है, उस पैसे में आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो इन सब पहलुओं पे काम चलता रहता है। लेकिन बात करते हैं फिर से अग्निपथ की। जब तक ये चीजें साफ नहीं होंगी कि किस तरह से ये जो एक रोष उठा है युवाओं में, और जो ये एक डाउट क्रिएट हो गया है क्या कि 4 साल के बाद वो क्या करेंगे, और जो इंसेंटिव पेंशन मिलने का नहीं है, ये सब एक परेशानी तो जरूर है सरकार के लिए। और इसीलिए आप देख रहे हैं बार बार मीटिंगें हो रही हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं जहां आपके सीनियर अफसर सेना के आ रहे हैं। तीनों सेनाओं के चीफ्स जो हैं सामने आ चुके हैं, बार बार इंटरव्यूज दिया है। मुझे भी एयरफोर्स चीफ ने इंटरव्यू दिया था, और आज तक और इंडिया टुडे में बल्कि तीनों चीफ आ चुके हैं। तो साफ है कि पूरी कोशिश है कि किस तरह से इसको जो है ये डैमेज कंट्रोल किया जाए। कि क्यों नहीं ये लोगों को समझ में आ रहा, युवाओं को समझ में खास तौर से क्यों नहीं आ रहा कि मॉडर्नाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार या सेना आगे बढ़ रही है, ये स्कीम लेके आई है, ये बात उनको समझ क्यों नहीं आ रही? अगर कहाँ दिक्कत आ रही है उनको समझने में? देखिए अशोक जी, शुरुआती तौर पर मुझे जो लगता है एक नैरेटिव जो कि तीनों सेनाएं इस नैरेटिव को काउंटर करने में फेल रही हैं। शुरुआत में ये इम्प्रेशन लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में पहुंचा कि ये जो योजना है, अग्निपथ स्कीम जो है, वो सरकार ने सेनाओं को दी है, और इसकी वजह से एक तरह से सरकार, मोदी सरकार ने ये स्कीम सेनाओं पर थोप दी है और सेनाओं को इसको लागू करना है। जबकि सच्चाई इसके उलट है। ये स्कीम सेना चाहती थी। पिछले 20 सालों से सेना की तमाम कमेटियां, और जो बात सेनाओं को शुरुआत में कहनी चाहिए थी वो बात कल
जो डीएमए के एडिशनल सेक्रेटरी अनिल पुरी, उन्होंने कल उस बात को विस्तार से उन्होंने सामने रखा। उन्होंने कहा कि अरुण कुमार कमेटी, जो पूर्व रक्षा राज्य मंत्री थे, उसके अलावा करगिल कमेटी, सेकटकर कमेटी, उन्होंने तमाम कमेटियों के नाम और गिनाए, और उसके साथ ही उन्होंने वो पूरी समय सीमा घंटे तक गिनाए कि कितने घंटों का डेलिब्रेशन डिस्कशन हुआ है तीनों सेनाओं के अंदर पिछले खासतौर से 2 साल में के दौरान, और उससे पहले कागज पर और जो कमेटियों की रिपोर्ट थी वो 20 साल में अलग अलग स्तर पर सेनाओं में सुधार की जो बात की गई थी, खासतौर से सैनिक की उम्र कम करने को लेकर, युवा सेना बनाने को लेकर जो अलग अलग कमेटियों की रिपोर्ट थी, और उसके बाद 2 साल के अंदर जो विचार विमर्श तीनों सेनाओं के अंदर हुआ है, तो ये सेनाओं की जरूरत थी। जबकि शुरुआत से जिस दिन रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं ने प्रमुखों ने इसकी घोषणा की, ये मैसेज युवाओं के बीच में, जनता के बीच में ये मैसेज चला गया कि ये सरकार की पॉलिसी, जिस तरह से नोटबंदी की हम बात करें, आर्टिकल 370 की बात करें, कि सरकार ऐसा चाहती थी, सरकार पैसा बचाना चाहती है और सेनाओं पर ये स्कीम थोप दी गई। ये नैरेटिव पिछले हफ्ते बना हुआ है, जिसकी वजह से नेताओं को, राजनीतिक दलों को, लोगों को आंदोलन की स्थिति में आना पड़ा, क्योंकि इस तरह का मैसेज चला गया कि सेनाएं नहीं चाहती हैं। और एक तरह से तीनों सेनाओं की तरफ से आपने देखा कि हिचकिचाहट नजर आई इसको स्वीकार करने में। ये इसके पीछे जो भी कारण रहा हो, लेकिन ये नैरेटिव बना कि ये सरकार की पॉलिसी न कि सेनाओं की। जबकि हकीकत जिस तरह से कल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जो एडिशनल डीएमए के एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ तीनों जो सेनाओं के अधिकारी बैठे थे, और उसके बाद एनएसए जी डोभाल ने जिस मजबूती के साथ, जिस बेबाकी के साथ अपनी बातें सामने रखी, उन्होंने कहा कि ये समय की जरूरत है। आने वाले दिनों में चीन और पाकिस्तान के साथ जिस तरह की युद्ध की स्थिति होगी, उसमें हमें इस तरह की सेना की जरूरत है, और ये सेना की रिक्वायरमेंट है, और सेना के कहने पर ऐसा किया गया है। और बहुत लंबे समय तक हम इतनी हरी भरकम सेना के साथ, इतनी उम्रदराज सेना के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का जमाना है। जो सैनिक है उसको टेक्नोलॉजी से भी होना पड़ेगा, नेट से भी होना पड़ेगा। इसीलिए अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम पर सेनाएं आगे बढ़ी हैं, सरकार ने उसको फैसला लिया है। और क्योंकि आने वाले दिनों में जो लड़ाई होगी, और उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर इस तरह के इस स्कीम को लेकर जो देश में स्थिति बनी, युवा जो आंदोलन के लिए आए, उससे हमारे जो दुश्मन देश हैं, चीन और पाकिस्तान या बाकी लोग हैं, उनके बीच में सेना की जो छवि है उस पर भी प्रभाव पड़ा है। तो मुझे लगता है कि कल काफी हद तक तीनों सेनाओं की तरफ से, खासतौर से डीएमए के जो एडिशनल सेक्रेटरी की तरफ से ये साफ करने की कोशिश की गई, और ये मैसेज सरकार तक पहुंचा कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दल, जो देश का राजनीतिक नेतृत्व है, उसके ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश हो रही कि सरकार ने ये स्कीम सेनाओं के ऊपर थोप दी गई है। जबकि सच्चाई ऐसी नहीं है, ये सेनाओं की जरूरत है। सेनाएं लगातार सरकार से कहती रही थी कि उनका जो पेंशन का बजट है, मॉडर्नाइजेशन को लेकर जो पैसा चाहिए, कैपिटल जो बजट है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, और ये सेनाएं चाहती थी। और इसीलिए इस स्कीम को 2 साल के गहन मंथन के बाद सेनाओं में, तीनों सेनाओं में सभी स्तर पर चर्चा के बाद इस स्कीम को लाया गया, और सेना के लिए फायदेमंद है। तो ये बात कल काफी हद तक कहने की कोशिश की गई। एनएसए जी डोभाल ने काफी डिटेल में ये जानकारी मीडिया के सामने रखी। तो मुझे लगता है कि अब काफी हद तक सरकार को ये बात समझ में आई, और आज जिस तरह से सरकार में भी, चाहे पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह हो, उसके अलावा राज्यवर्धन राठौड़ जो मंत्री के तौर पर रहे हैं, सेना में रहे हैं, वो भी आज मीडिया के सामने मुखातिब होंगे। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे ये बात सेनाओं को भी सेना स्वीकार कर रही है कि ये उनकी जरूरत है, ये सरकार की जरूरत नहीं, ये सेनाओं की जरूरत है।